हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी विशिष्ट में पद्य साहित्य का इतिहास जो कि कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है का संक्षिप्त विवरण हम देखेंगे। इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम रीतिकाल और आधुनिक काल पर ही बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रारंभ में छपाई आदि के अभाव में गद्य को कंठस्थ करना संभव नहीं था। ठीक है, मतलब याद करना संभव नहीं था। पद याद किया जा सकता था। पद क्या किया जा सकता था? याद किया जा सकता था, लेकिन गद्य को याद करना संभव नहीं था, क्योंकि छपाई की व्यवस्था उस समय नहीं थी। इसलिए हिंदी साहित्य का प्रारंभ पद रचना से हुआ। किससे हुआ? पद्य रचना से हुआ। हिंदी पद का प्रारंभ तो लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी से ही हो गया था, किंतु इसका व्यवस्थित रूप 10वीं शताब्दी से, किस शताब्दी से? 10वीं शताब्दी में ही हो पाया था। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका प्रारंभ संवत 1050 से मानते हैं। ठीक है ना? कहाँ से मानते हैं? 1050 से मानते हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी पद्य इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है ना? देखिए, आदिकाल जिसको हम क्या कहते हैं? वीरगाथा काल भी कहते हैं। ठीक है, इसको सन में 993 से 1318 तक माना गया है। लेकिन हम इसके संवत की बात करेंगे तो संवत में हम इसको क्या लिखेंगे? 1050 से 1375। ठीक है ना? संवत का मतलब क्या होता है? जिसमें 57 वर्ष है ना? कितने? 57 वर्ष। यदि आप 993 में जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1050 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह देखिए, पूर्व मध्यकाल। कौन सा? पूर्व मध्यकाल, जिसको हम क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति काल। 1318 से 1643। ठीक है, इसको हम संवत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1375 है ना? से 1375 से कहाँ तक? 1700 तक। ठीक है, आप 1318 में और 1643 में 57 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा संवत में। उत्तर मध्यकाल, इसको हम क्या कहते हैं? रीतिकाल भी कहते हैं। सन 1643 से 1843 तक। ठीक है, इसको संवत में हम लिखेंगे तो 1700 से 1900 तक हो जाएगा। ठीक है। आधुनिक काल 1843 से अब तक। ठीक है ना? इसको हम संवत में लिखेंगे तो 43 में हम 57 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1900। तो 1900 से अब तक का जो समय है वह कौन सा काल के अंतर्गत आता है? आधुनिक काल के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, विद्वानों द्वारा इन कालों का विभाजन किया गया, जिसका विवरण निम्नांकित तालिका द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। हिंदी साहित्य, हिंदी पद साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, जिसमें वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यहाँ पर देखिए, भक्ति काल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। ठीक है। इसी तरह रीतिकाल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। लेकिन एक और है। कौन सा? रीति सिद्ध। ठीक है, कौन सा है? रीति सिद्ध भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, निर्गुण भक्ति धारा को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है। इसी तरह सगुण भक्ति धारा को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, इस प्रकार से। और आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। कौन से? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता। ठीक है, इस तरह से 6
भागों में आधुनिक काल को भी विभाजित किया गया है। ठीक है ना। इस विभाजन में नामकरण का आधार क्या था? काव्य प्रवृत्तियों, क्या था? काव्य प्रवृत्तियों की किस प्रकार की काव्य रचना उस समय हुई, व्यक्तियों तथा काव्य धाराओं को बनाया गया था काल विभाजन का माध्यम। ठीक है। यह काल विभाजन समग्र हिंदी पद्य साहित्य की झलक प्रस्तुत करने में समर्थ है। ठीक है ना। पाठ्यक्रम में निर्धारित हम रीतिकाल और आधुनिक काल का सामान्य परिचय यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जान लेते हैं रीतिकाल के बारे में। किसके बारे में? रीतिकाल हिंदी पद्य साहित्य के उत्तर मध्यकाल को हम क्या कहते हैं? रीतिकाल। ठीक है ना। उत्तर मध्यकाल को हम क्या कहते हैं? रीतिकाल कहते हैं। और पूर्व मध्यकाल को हम क्या कहते हैं? भक्तिकाल कहते हैं। ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। इसकी समय सीमा 1643 से 1843 है। ठीक है। 1643 से 1843 है, या फिर हम संवत में इसको कहेंगे तो 1700 से 1900 तक। ठीक है ना। इस काल में मुसलमानों का क्या था? शासन था। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे देखिए, दरबारों में सुरा सुंदरी का बोलबाला था। इस काल की प्रवृत्ति क्या थी? सुरा सुंदरियों का क्या था? बोलबाला। है ना। सुरा किसको कहते हैं? एक प्रकार का पेय पदार्थ है, मदिरा कह सकते हैं इसको, है ना, शराब, है ना। चमत्कार तथा प्रदर्शन की महत्ता थी। क्या थी? चमत्कार तथा प्रदर्शन की महत्ता थी कि एक से बढ़कर एक कविताओं की प्रस्तुति की जाती थी। नारी विलास की वस्तु बन रही थी। किसकी? बनकर रह गई थी। नारी विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। कवियों का नारी के लावण्य एवं कोमलता तक सिमट गया था। है ना। कवियों का जो ध्यान था वह नारी के लावण्य एवं कोमलता तक सिमट गया था। ये लावण्य क्या चीज़ है? सुंदरता। ठीक है ना। विलास की प्रधानता के कारण भक्ति भावना मंद पड़ गई थी। है ना। क्योंकि उस समय विलासीपूर्ण जीवन जी रहे थे, दरबारी से लेकर कवियों तक। ठीक है ना। बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह। अनमेल विवाह क्या है? इंटर कास्ट मैरिज जिसको हम बोलते हैं, आदि कुप्रथाएं पनप रही थी। ठीक है। अधिकांश कवि राजाश्रय में रहकर, मतलब राजाओं के आश्रय में रहकर काव्य रचना करते थे। इस समय दो काव्यधारा उभर कर आई थी। कौन कौन सी? रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा मुख्य रूप से। लेकिन हम एक और छोटी सी काव्यधारा जिसको हम देखेंगे, रीति सिद्ध। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में केवल दो ही धाराओं को सम्मिलित किया गया है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध क्या है? देखिए, रीति की प्रवृत्ति से बंधकर, रीति अर्थात नियम, नियम की प्रवृत्ति से बंधकर काव्य रचना करने वाले कवि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कहलाते हैं। ठीक है। इन्होंने अधिकांश लक्षण ग्रंथों की रचना की। अब ये लक्षण ग्रंथ क्या है? काव्य या साहित्य के लक्षणों का विवेचन करने वाला ग्रंथ। ठीक है। काव्य या साहित्य के लक्षणों का विवेचन करने वाला ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? लक्षण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, बिहारी आदि इस धारा के कवि हैं। ठीक है। इनके काव्य में श्रृंगार, ठीक है, चमत्कार और आचार्यत्व, ठीक है ना, आदि की प्रधानता दिखाई पड़ती है। किसके? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों में। ठीक है। कवियों की रचना में। है ना। अगला देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा। कौन सा? रीति मुक्त काव्यधारा। रीति की प्रवृत्ति से मुक्त रहकर स्वच्छंद काव्य रचना करने वाले कवि रीति मुक्त काव्यधारा में आते हैं। ठीक है। इन्होंने स्वच्छंद प्रेम को स्वाभाविक अभिव्यक्ति प्रदान की है। इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की।
ठीक है, और ना ही लक्षण ग्रंथों का प्रभाव इन पर पड़ा। इसके अंतर्गत घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, इनके काव्य में श्रृंगार, स्वच्छंदता, स्वाभाविकता, प्रभावशीलता आदि की प्रधानता मिलती है। ठीक है, अब देखिए रीतिकाल की क्या विशेषताएं, रीतिकाल की, लेकिन इसके पहले आप देखिए रीति सिद्ध की बात हम करते हैं। ठीक है, तो रीति सिद्ध में बिहारी और सेनापति मुख्य रूप से कवि हैं। ठीक है, इसकी क्या विशेषता थी कि लक्षण ग्रंथों की रचना ना कर उनके आधार पर स्वयं के काव्य ग्रंथों की रचना की। ठीक है ना, लक्षण ग्रंथों की रचना ना करके उनके आधार पर स्वयं के काव्य ग्रंथों की रचना इन्होंने की। ठीक है ना, वे किसके अंतर्गत आए, रीति सिद्ध के अंतर्गत। बिहारी और सेना मुख्य रूप से हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या है, श्रृंगारिकता। ठीक है, रीतिकाल में श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना हुई। इन कवियों ने नायक नायिकाओं के सौंदर्य, प्रेम तथा हाव भाव का विस्तृत वर्णन किया। ठीक है, उनका मन संयोग श्रृंगार के वर्णन में अधिक रमा। वियोग वर्णन की प्रमुखता रीति मुक्त कवियों के काव्य में देखी जा सकती है। ठीक है, रीति कौन से धारा के कवि में, रीति मुक्त के कवियों में देखी जा सकती है। चमत्कारिकता, इस काल के कवियों का लक्ष्य चमत्कार विधान के द्वारा पाठक या श्रोता को प्रसन्न करने का रहा। ठीक है, राज दरबारों के विलासी वातावरण में एक से बढ़कर एक चमत्कारी काव्य की रचना इन्होंने की। ठीक है, उक्ति वैचित्र, उक्ति वैचित्र। ठीक है ना, अब उक्ति वैचित्र क्या है, उक्ति यानी कथन है ना, वैचित्र अर्थात विभिन्नता या भिन्नता कह सकते हैं, विलक्षणता। ठीक है ना, इस प्रकार से अपने काव्यों में उन्होंने समावेश किया। अलंकारिता, अलंकारिता अलंकार से युक्त, नाज नखरे आदि के चित्रण के द्वारा वाहवाही लूटने की होड़ इस काल के कवियों में रही है। ठीक है, आगे देखिए भक्ति और नीति, भक्ति और नीति। रीतिकालीन काव्य में भक्ति और नीति का भी यत्र तत्र अंकन दिखाई पड़ता है। अंकन क्या है, चिन्ह या निशान जिसको हम कहते हैं, प्रभाव क्या कहते हैं, प्रभाव। उनकी भक्ति और नीति घुटनशील वातावरण या वृद्धावस्था की घोतक है। ठीक है ना, घोतक अर्थात प्रकट करने वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार की कविताएं उन्होंने रिझही तो सुकवि नहीं राधिका कन्हाई के सुमिरन को बहानो। ठीक है ना, उनकी जो रचनाएं होती थी पूर्णतः अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाली होती थी ही इनकी भक्तिपरक कविता है। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि भक्ति और नीति उनके जीवन की अंतिम अवस्था की घोतक है। ठीक है ना, किसके, उन कवियों की। ठीक है, अब देखिए इसकी अगली विशेषता के अंतर्गत वीर रस। रीतिकाल में यद्यपि श्रृंगार वर्णन की प्रमुखता रही, फिर भी वीर रस की क्षीण धारा इस काल में प्रवाहित है। क्षीण धारा अर्थात थोड़ी सी, है ना, जो कम हो, क्षीण जो कम हो। इसके अंतर्गत कौन, भूषण, लाल, दूषण आदि कवि वीर रस की कविताओं की रचना की है। अगला देखिए ब्रजभाषा। इस काल में साहित्यिक ब्रजभाषा को अपनाया गया। इसमें अन्य बोलियों के शब्द, पदमैत्री, लाक्षणिकता, प्रांजलता, माधुर्य आदि इस युग की भाषा की विशेषताएं हैं। पदमैत्री क्या है, किसी कविता में एक ही शब्द या अक्षर का बार बार आना, उसको हम क्या कहते हैं, पदमैत्री कहते हैं। ठीक है, लाक्षणिकता जिसके या जिससे लक्षण प्रकट हो। ठीक है ना, और प्रांजल क्या है, सरलता या सीधापन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, माधुर्य मधुर होने का भाव।
इस प्रकार से इनकी कविताओं में प्रकट होती थी। छंद एवं अलंकार रीतिकाल में कवित्त, सवैया, छप्पय आदि छंदों तथा अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का चमत्कारिक पूर्ण से प्रयोग किया गया है। ठीक है, हम छंद और अलंकार आगे हम पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर अच्छा से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, इस काल के कवियों का उद्देश्य आश्रयदाताओं का मनोरंजन करना था। क्या करना था? मनोरंजन करना था। इसके लिए मुक्तक शैली अधिक उपयुक्त थी। क्या थी? अधिक उपयुक्त थी। ठीक है, प्रबंध काव्य भी लिखे गए, पर प्रमुखता मुक्तक काव्य ही रही, है ना। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? जिसमें जो नियमों से बंधा ना हो, है ना, मुक्त हो, नियमों से क्या हो? मुक्त हो। ठीक है, रीतिकालीन काव्य का भाव, चमत्कार तथा उत्कृष्ट कलात्मकता अवलोकनीय है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ कवि हैं जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आपको ध्यान में रखना है। केशवदास, जिसकी रचना देखिए रामचंद्रिका, कवि प्रिय, रसिक प्रिय, वीर सिंह देवचरित, रतन, बावनी एवं जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, इसी तरह भिखारी दास की रचनाएं काव्य निर्णय, छंद प्रकाश, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश। ठीक है, मतीराम की रचनाएं छंदसार, ललित ललाम, रसराज, लक्षण श्रृंगार, मतीराम सतसई। ठीक है, भूषण की रचनाएं देखिए शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक और अलंकार प्रकाश। ठीक है, देव की रचनाएं रसविलास, भावविलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, प्रेम तरंग। ठीक है, बिहारी की एक ही रचना है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, कौन सी? बिहारी सतसई। ठीक है ना, इसमें इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। पद्माकर की देखिए जगत विनोद, गंगा लहरी, पद्माभरण, राम रसायन और विरुदावली। ठीक है, सेनापति की रचनाएं कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, घनानंद की सुजान सागर, विरह लीला। ठीक है, इस तरह से। और आगे देखिए रसनिधि। ठीक है, रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, सतसई और हिंडोला। ठीक है, आगे और हैं कुलपति मिश्र की रचनाएं संग्राम सार, रस रहस्य, नक्सिक, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी। ठीक है, सुखदेव मिश्र की रचना ग्रंथ रक्षाणु, आलम केली, बोधा, इश्कनामा, विरह वारिस। चिंतामणि की देखिए कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी। ठीक है, और ठाकुर की देखिए ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। ठीक है, द्विजदेव, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा। ठीक है, रीतिकाल के कवियों को आप इस तरह याद कर सकते हैं, जो 3 धाराओं में बटे हुए हैं उनको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है आपके लिए। ठीक है, जैसे रीतिबद्ध के जो कवि हैं उनको आपको कैसे याद रखना है? केशव चित्त की मति भूको, जैसे कुलदेव रस भी पद ग्वाला धारण किया। ठीक है ना, ये अंडरलाइन किए हुए हैं, यही कवियों के नाम हैं, जैसे केशव, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, है ना, कुलदेव, रसलीन, भिखारीदास, पद्मा, ग्वाला। ठीक है, इसी तरह से रीति सिद्ध के लिए बिहारी सेना कृष्ण रसनिधि की द्विजदेव बेनी प्रवीण। ठीक है, तो इसमें बिहारी सेना कृष्ण रसनिधि द्विजदेव और बेनी प्रवीण। ठीक है, इसी प्रकार से रीति मुक्त के कवि हैं आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, है ना। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है,
हमने देखा पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इससे विभिन्न प्रश्न बन सकते हैं। आप इनको आप बार बार पढ़ते रहिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।